हम ऐसा वर्कआउट डिजाइन करते हैं यहाँ पे बॉडी को क्या मिलता है, मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और ओवरऑल फिटनेस मिलती है। हमारे पास बहुत ढेर सारे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें तो आपको पता है, कुछ चीज़ें नहीं। सबसे पहला, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम दो तरीके के साथ अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। एक तो फ्री वेट के साथ, दूसरा हम मशीन्स के साथ। ठीक है, दोनों ही बढ़िया रहते हैं। कई बार लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, वैसे दोनों बढ़िया है। अगर आपके पास कोई बिगिनर आता है तो बिगिनर को हमेशा मशीन्स के साथ वर्कआउट लगवाओ। रीजन बीइंग इज, क्योंकि उनके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, सबसे पहली बात। ठीक है। और दूसरा, कभी कभार देखिए हमारे अंदर एक हैंड डोमिनेंसी होती है। जो हमारा राइट हैंड होता है या जो हमारा डोमिनेटिंग हैंड होता है उसमें ज्यादा फोर्स होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है काम करने की, क्योंकि वहां पे न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशन ज्यादा है। जब आप मशीन्स के साथ किसी बिगिनर बंदे को वर्कआउट लगवाते हो ना, तो रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाता है, मसल स्टिफनेस और मसल के ऊपर बुरा इम्पैक्ट कम हो जाता है। और दूसरा, अ, उनके मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उस मूवमेंट को अडेप्ट करने लग जाते हैं। मसल्स, मसल मेमोरी एक स्पेसिफिक पाथवे पे आ जाती है ना, कि ऐसा चलता है ये। तो ये इसका बेटर रहता है, बिगिनर बंदे को कभी भी फ्री वेट नहीं देते हो। ठीक है। जब आप वो एडवांस लेवल का बंदा हो जाए, फिर हम धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्री वेट उनके वर्कआउट के अंदर। और हमारा वर्कआउट जो होता है वो डिफरेंट रैप्स और डिफरेंट सेट्स में डिवाइड करा जाता है ना। अलग अलग रैप रेंज और डिफरेंट डिफरेंट सेट्स लगाते हैं ना हम। जनरली जो हमारे सेट रहते हैं वो 3 से 4 रहते हैं, बट जब हम सपोर्ट से स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं वो 6 या 7 भी हो सकते हैं। रैप रेंज की बात करूं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 1 से 4 रैप लगाते हैं, हाइपरट्रॉफी के लिए 6 से 8 रैप लगाते हैं। यहीं जब हम एंड्योरेंस की बात करें तो 12 से 15 प्लस रैप्स लगाते हैं, है ना। सेट्स एंड हाँ सर। रैप्स ये चेंज होते रहते हैं कि हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, तो हम वैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। और हम कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, हम सर्किट ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, एक सीक्वेंटल एक्सरसाइजेस के हम सर्किट बना देते हैं, जहाँ पे जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो वर्कआउट करते हैं। अब सर्किट बना रहे हो, वो विद रेस्ट और विदाउट रेस्ट हो सकता है, या मिनिमल रेस्ट या नो रेस्ट। अगर आप बिगिनर को फर्स्ट टाइम लगा रहे हो या इंटरमीडिएट लेवल का बंदा है फर्स्ट टाइम ट्राई करे हो तो मिनिमल रेस्ट, अगर एडवांस लेवल का बंदा हो तो बैक टू बैक, है ना। सर्किट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट गेम्स आपने देखी होंगी, वहां पे सर्किट ट्रेनिंग ही होती है एक तरह से, है ना। इससे बेनिफिट क्या होता है, ये आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज दोनों को बूस्ट करता है। और बेस्ट चीज क्या है, टाइम एफिशिएंट है। अब मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है बहानेबाज, कहता है सर मेरे पास तो टाइम नहीं होता, आज मेरे पास टाइम कम है, क्या करें वर्कआउट का। अब आगे ट्रेनर भी थोड़ा सा आलसी होता है, वो कहता है कोई नहीं कल कर लो। बट अगर कोई ट्रेनर मेहनती होता है वो कहता है कोई बात नहीं सर, सर का ट्रेनिंग कर लेते हैं, कम टाइम में फुल बॉडी वर्कआउट और 15-20 मिनट में आपकी छुट्टी। ठीक है, जिम से भी और वैसे भी। और फिर वो अपने घर चले जाएगा 15-20 मिनट में। फिर आ जाते हैं हम अपने वर्कआउट को डिवाइड कर देते हैं सेट्स में, है ना। अब हम्म। दो तरह के सेट्स होते हैं हमारे, या हम सुपर सेट लगाते हैं या कंपाउंड सेट लगाते हैं। मैं मूवमेंट की नहीं बात कर रहा, सेट की। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट वो होता है जब हम दो डिफरेंट मसल ग्रुप के दो डिफरेंट वर्कआउट को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने बाइसेप और ट्राइसेप को इकट्ठे कर लिया, मैंने चेस्ट और बैक को इकट्ठे कर लिया, मैंने हैमस्ट्रिंग को क्वाड्स के साथ ट्रेन कर लिया, तो वो सुपर सेट है कि जी एक वर्कआउट क्वाड्स का, एक वर्कआउट मेरे हैमस्ट्रिंग का बैक टू बैक, वो होता है सुपर सेट। कंपाउंड सेट का मतलब होता है वो सुपर सेट की तरह ही होता है, बट उसमें एक मसल्स के दो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होते हैं। जैसे बाइसेप कर्ल के साथ हैमर कर्ल, उसको हम कंपाउंड सेट बोलते हैं। बट हमारे जिम में प्रचलित है सुपर सेट के नाम से, उसको भी सुपर सेट कह देते हैं। सर अब क्या लगाऊं, सुपर सेट लगा लो।
वो एक्चुअली कंपाउंड सेट होता है। सुपर सेट का मतलब, जब मान लो मैंने एक बेंच प्रेस लगाई, साथ में मैंने चिन अप्स लगा लिए, तो वो एक्चुअली एक सुपर सेट है। इसको बोल एक्चुअली हम सुपर सेट देते हैं, बट ये है कंपाउंड सेट जब हम सेम मसल के दो डिफरेंट वर्कआउट लगाते हैं। सर ये भी बैक टू बैक जिम टेक्निकली। लगाते हाँ जी। हैं, ये भी बैक टू बैक लगाते हैं सर वो? समझे नहीं। जब आप जैस लगाते तो उसको भी बैक टू बैक ही होता है। जैसे बाइसेप के दो वर्कआउट लगा दिए, मसल तो एक है ना, दो डिफरेंट वर्कआउट है, यस सर। तो वो कंपाउंड सेट हो गया। अब दो मसल्स डिफरेंट को दो डिफरेंट एक्सरसाइज से लगाते तो वो सुपर सेट हो गया विदाउट रेस्ट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, फिर आ जाता है पिरामिड सेट। पिरामिड सेट हम दो तरीके के साथ लगाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को लगाते हैं तब वो एक सेट माना जाता है। हमारे ना हम आधा यूज करते हैं। अब पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड ऐसा होता है, ये गया, ये रहा, और साथ में ये रहा। यानी कि वेट, रैप कम, वेट ज्यादा 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 रैप एक। फिर ऑपोजिट, वेट कम रैप ज्यादा, 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 वेट कम रैप ज्यादा। तो ये बनता है हमारा एक सेट, जितने बार आप ब्रेक करोगे। ठीक है। तो ये आपने करना होता है कि मसल को शॉक करने के लिए, उसके ऊपर ज्यादा मेटाबॉलिक स्ट्रेस देने के लिए, उसके ज्यादा नर्व की सिग्नलिंग बढ़ाने के लिए, एनाबॉलिक ग्रोथ के लिए, तब हम ये चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है। बट ये आपकी बॉडी को ओवर एक्सर्शन कर देता है, तो ये महीने में या 15-20 दिन में एक बार करना होता है एक मसल को। ठीक है, हर रोज नहीं करना होता। कई लोग आते हैं हर रोज लगा देते हैं, वो बुरी चीज है, हर रोज नहीं करना। ठीक है। पिरामिड, असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिर आ जाता है हमारा स्प्लिट रूटीन। स्प्लिट किसी तरह की भी हो सकता है। स्प्लिट रूटीन का मतलब है कि जी हमने अपने बॉडी को डिफरेंट मसल ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, है ना। जैसे आपका पॉपुलर है पुश पुल और लेग। हम्म। अब लोग यही सोचते हैं कि पुश पुल और लेग के बिना हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। दुनिया का आधुनिक सत्य क्या है? पुश पुल और लेग, है ना। बिना पुश पुल और लेग के हमारी बॉडी नहीं बन सकती। वैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। हमेशा टारगेटेड मसल ग्रुप के हिसाब से आप अपना वर्कआउट लगा सकते हो। पुश पुल और लेग इस वजह से हम लगाते हैं, दैट इज इट इज अ सिंपल सिंपल फैक्ट। ठीक है। आप अपने हिसाब से, आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपना स्प्लिट बना सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर। आप अपने बॉडी को एनालाइज करो, अपने वीकर मसल को आइडेंटिफाई करो, अपना स्प्लिट खुद तैयार करो। पुश पुल और लेग दुनिया का बड़ा सत्य नहीं है ना, उसके ऊपर भी स्प्लिट होते हैं। वो आपकी चॉइस होती है। फिर आ जाता है फंक्शनल ट्रेनिंग। इससे भी हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जी रियल लाइफ मूवमेंट, है ना, जो हम वो एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी रियल लाइफ को मिमिक करे, मूवमेंट करे, ताकि हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ, बैलेंस और हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लंजेस, मेडिसिन बॉल थ्रो, कैटल बेल स्विंग्स, है ना। इससे क्या होती है? हमारी कोर एंगेजमेंट बढ़िया हो जाती है, कोर स्टेबिलिटी बढ़िया हो जाती है, और हमारे फंक्शंस बढ़िया हो जाते हैं। इसको भी हम स्प्लिट की तरह ऐड ऑन कर सकते हैं। आप ये मूवमेंट उन बंदों को दे सकते हो जिनका काम ही आपके लिए जनरल फिटनेस का है ना। जो जनरल फिटनेस के लिए आपके पास आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एथलीट नहीं है, जो सिर्फ आपके पास एक ही गोल लेके आते हैं कि सर मेरा पेट मेरी टी शर्ट से बाहर ना लगे, बस इतना कर दो, है ना। तो उसको ट्रेनिंग करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे क्लाइंट का ना, जितना आप वर्कआउट इंजॉयबल बनाओगे ना, उतना वो उस वर्कआउट को एडहेयर करेंगे, उसके साथ स्टिक रह सकेंगे। बॉडी बिल्डर का क्या होता है? एक प्रोफेशनल एथलीट का ना माइंड सेटअप स्ट्रांग रहता है, उसको पता है कि ये नहीं लगाया ना तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। जनरल क्लाइंट को फिटनेस से लेना देना है, उसको ये है कि कौन से वर्कआउट में वो एंजॉय कर रहा है, कौन से में नहीं कर रहा। वो वर्कआउट ज्यादा करेगा जिसमें वो एंजॉय करेगा। ठीक है। तो स्प्लिट हमने
हमेशा क्लाइंट के हिसाब से बनाना होता है। आपको कितनी नॉलेज है उस हिसाब से नहीं बनाना होता। वो सप्लिट बना के नहीं देना जो आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है ये मसल ग्रुप सबसे बढ़िया रहेगा, है ना? ऐसे नहीं करना। क्लाइंट के हिसाब से वर्कआउट बना के दो, उसकी फिटनेस लेवल के हिसाब। चलो फिर आ जाती है पीरियडाइजेशन। ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। जिस दिन आपने पीरियडाइजेशन सीख ली ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्प्लिट ने मैंने हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ और पावर को यूज करना है, और कैसे मैंने अपना वर्कआउट बनाना है। मैं आपको एक छोटी हिंट देता हूँ। हमारा जो वर्कआउट होता है ना, वो बढ़िया होता है सिर्फ दो चीजों के बिहाफ पे। और वो दो चीजें हैं आपकी वॉल्यूम और इंटेंसिटी। जिस दिन आप अपनी वॉल्यूम और इंटेंसिटी को यूज करना सीख गए, उस दिन आपके लिए ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा सारे का सारा। ठीक है। हमेशा हमारा वर्कआउट एक नए लेवल पे जाता है जब हम दो चीजों के साथ खेलते हैं। एक है हमारा वॉल्यूम, दूसरा है इंटेंसिटी। वॉल्यूम होता है कि आपका वर्कआउट कितने ज्यादा सेट्स और रैप से भरा है। इंटेंसिटी का मतलब होता है आप एक्सटर्नल लोड कितना बॉडी के ऊपर डाल रहे हो, यूज कर रहे हो। सिलेक्शन ऑफ द वेट आपको इंटेंसिटी से पता चलती है। ठीक है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप स्प्लिट चेंज करते हो ना, तो उसमें आप क्या चेंज करते हो? एज अ लेमैन आप सिर्फ वर्कआउट की अरेंजमेंट ऊपर नीचे कर देते हो। पहले इंक्लाइन लगाई, आज डिक्लाइन लगा लो। पहले डंबल फ्लाई उस पे लगाई थी, फिर ये लगा लो ना। वहां पे चेंज आपकी वॉल्यूम और इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि मसल को हमने कंटिन्यूसली टॉर्चर वॉल्यूम और इंटेंसिटी से करना होता है। वर्कआउट के नाम, उनकी सीक्वेंस को चेंज करके कोई इम्पैक्ट नहीं आता उसके ऊपर। आपकी बॉडी ग्रोथ तब तक करती रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल लोड मिलता रहेगा, यानी कि उसको वॉल्यूम और इंटेंसिटी मसल को हिट होती रहेगी। आप अगर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कितनी सप्लिट चेंज कर लोगे? कुछ इतने वर्कआउट है, 20-30 हजार वर्कआउट की पूरी जिंदगी चल जाए, है ना? घूम फिर के वहीं बेसिक वर्कआउट पे आ जाते हैं हम, जितनी मर्जी वेरिएशन दे लो। बट वो वेरिएशन बॉडी को अडेप्टेबिलिटी नहीं आने देती जब तक आप उसकी वॉल्यूम और इंटेंसिटी के साथ लगातार खेलते रहे। तब आपको एक बढ़िया इम्पैक्ट आता है। मुझे पर्सनली, मैं मानता हूँ वॉल्यूम और इंटेंसिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके लिए। फिर आ जाती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये बढ़िया होती है। हफ्ते में आपने 1 से 2 बार इसको करना होता है या करवाना होता है। ठीक है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आपको इपॉक इफेक्ट देती है। दैट इज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। इससे क्या होता है, जब आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो ना, तो हमारी बॉडी वर्कआउट के बाद ना ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फैट का बीटा ऑक्सीडेशन या फैट ऑक्सीडेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पोस्ट वर्कआउट में आपको इफेक्ट ज़्यादा देती है। आपका मेटाबॉलिक रेट ये थोड़ा सा बढ़ा देती है। ठीक है। शॉर्ट इंटेंसिटी बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी आप ये करवा सकते हो। तो इसमें जाहिर सी बात है, आपकी स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व होएगी, साथ में आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। हार्ट और लंग्स दोनों जरूरी है ये भी करना, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। ठीक है। और तो जैसे किसी का मान वेट लो, रिड्यूस हाँ जी तो किसी बोलो। का वेट रिड्यूस करा रहे हैं, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज तो यही होगी। क्या करा रहे हो? किसी का वेट रिड्यूस करवाना है, फैट लॉस जो पतला करना है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज एचएमपी ना। नहीं, सबसे बेस्ट ये नहीं है। ये वो बंदा कर सकता है जिसको पहले वर्कआउट की नॉलेज है। थोड़ा ये मतलब थोड़ा बिगिनर एडवांस बंदे के है। लिए, बिगिनर बंदे के लिए ये नहीं बना। बिगिनर बंदे के लिए तो स्टेडी स्टेट कार्डियो सबसे बेस्ट है। ठीक है। जोन 1 में कार्डियो कराओ, स्टेडी स्टेट कार्डियो। फिर आ जाती है हमारी सब मैक्सिमल ट्रेनिंग। सब मैक्सिमल ट्रेनिंग एफर्ट ये हमें सिखाता है कि हमने वर्कआउट जो करना होता है ना, हमेशा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से करना होता है। यानी कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ना, वेट को लिफ्ट करते हो, तो हर रोज हमने अपनी मैक्सिमम अमाउंट तक लिफ्ट नहीं करना होता कि सिर्फ एक ही रैप आए, है ना? देखो, मसल ग्रो करता है टाइम अंडर टेंशन। जितना मसल
टेंशन के अंदर रहेगा ना जितने टाइम तक, मसल उतना ग्रो करेगा। और एक रैप आपको सिर्फ स्ट्रेंथ दे सकता है, हाइपरट्रॉफी नहीं दे सकता। ठीक है। तभी तो पावर लिफ्टर कभी रिप्ड देखे हैं सिक्स पैक एब्स के साथ? ट्रेनिंग प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है ना उनका। तो ये चीज होती है। अब क्या है ये सब मैक्स लोड? कहते हैं हमने जो वर्कआउट करना होता है ना, वो हमेशा वन रैप मैक्स के अकॉर्डिंगली करना होता है। ये आपको सभी को पता है ना? बट सबमैक्स लोड के अंदर, सबमैक्स लोड के अंदर आपने क्या करना होता है, हर रोज हैवी नहीं लिफ्ट करना होता। आपने उसके 70 से 85% हिस्से के अंदर परफॉर्म करने होते हैं रेपिटेशंस, ताकि आपको मसल एंड्योरेंस और हाइपरट्रॉफी मिल जाए। और साथ में आपने जो रेपिटेशन निकालने होते हैं वो निकालने होते हैं 6 या 12 तक परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। उसको फिर आपने ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, 5% इंक्रीमेंट आफ्टर एवरी सेट। और साथ में पीरियडाइजेशन को लेके आना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैंने कहा वन रैप मैक्स के 70 से 85% हिस्से में हमने अपने आप को ट्रेन करना होता है। यहाँ पे आपके मसल फाइबर जो है ना टाइप 2A, वो ज्यादा ग्रो करते हैं इस वेट के अंदर। यानी कि आपने जो वर्कआउट लगाना है वो लगाना होता है मॉडरेट टू हैवी, बट सिर्फ कंपाउंड लिफ्ट्स। ठीक है। हमारा जो वर्कआउट डिजाइन करते हैं ना हम, दो मूवमेंट के साथ ही डिजाइन करते हैं। एक कंपाउंड मूवमेंट होती है, एक आइसोलेशन मूवमेंट होती है। बराबर। जब आप कंपाउंड मूवमेंट करते हो तो हर रोज हमें लिफ्ट हैवी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जब आप हर रोज लिफ्ट हैवी करते हो उससे क्या होता है, आपके लिगामेंट, आपके टेंडन्स पे, आपके जॉइंट्स के ऊपर ना अननेसेसरली लोड आता है। और दूसरा, मसल के जो हायर नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स होती हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाती। और मसल तभी ग्रो करता है, फ्लरिश करता है, जब उसके अंदर ज्यादा न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशंस होती हैं। ये तभी काम करती हैं जब आप उसको सबमैक्स ट्रेनिंग में अप्लाई करते हो लोड उसका। ठीक है। समझ रहे हो ना सबमैक्स लोड में? अ, हालांकि जो पावर लिफ्टर होते हैं ना वो भी इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, सबमैक्स लोड वाले हर रोज वन रैप मैक्स वो भी नहीं लगाते होते। ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके में हमारी ट्रेनिंग डिवाइड करी गई है। वो 3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक होती है हमारी ट्रेनिंग एंड्योरेंस बेस्ड, एक होती है हमारी हाइपरट्रॉफी, और एक होती है स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग स्पोर्ट्समैन को रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इनका ज्यादा टाइप 1 मसल फाइबर रिक्वायरमेंट में आता है ज्यादा। हाइपरट्रॉफी टाइप 2A मसल फाइबर, और स्ट्रेंथ के लिए टाइप 2B मसल फाइबर हमारा जो होता है वो यूज होता है। ठीक है। एंड्योरेंस के लिए जो आपको वेट की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 60 to 70% ऑफ योर वन रैप मैक्स। ठीक है। और एक स्पोर्ट्समैन जब रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ाना चाहता है, यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है, तब ये वेट होता है 40 to 60% ऑफ वन रैप मैक्स। ठीक है जनरली।
60 to 70% ऑफ वन रैप मैक्स, रैप रेंज रहेंगे 12 से 15। फिर आ जाती है हमारी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या रहता है, यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ द वेट रहेगा वो रहेगा 80 to 85% ऑफ वन रैप मैक्स, रैप रेंज रहेंगे 6 से 8। जो कि आपके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल आपने डोरियन येट्स के देखे होंगे, है ना। वो बैलेंस रखते थे वॉल्यूम और इंटेंसिटी को। अब काई ग्रीन है, उसका जो वर्कआउट होता है वो वॉल्यूमाइज्ड होता है ज्यादा, है ना। हर एक बॉडी बिल्डर का एक अलग चॉइस होता है कि कैसा उसने वर्कआउट करना होता है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ जाती है, ये टोटली गेम ही अलग होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग उन्होंने करनी होती है हमेशा 85 से 95% ऑफ वन रैप मैक्स में, और रैप रेंज लगाने होते हैं 1 से 4। तो ऐसे हमारा सिलेक्शन ऑफ द वेट डिफरेंट रहता है जब हम कंपाउंड लिफ्टिंग करते होते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल चलते होते हैं। 80 to 85% ये होती है इंटेंसिटी, 6 से 8 ये होती है वॉल्यूम। अब हम हाइब्रिड मेथड ज्यादा यूज करते हैं, बीइंग अ बॉडी बिल्डर सम सॉर्ट ऑफ। हम एंड्योरेंस और हाइपरट्रॉफी को ज्यादा यूज करते हैं, तभी जो वेट रहता है हमारा 70 to 85% ऑफ वन रैप रहता है, और रैप रेंज जनरली 6 से 10 रहते हैं इसके। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप बेंच प्रेस लगा रहे हो सब मैक्स में, है ना। लेट सपोज किसी की बेंच प्रेस 100 kg है, तो वहां पे वो यूज करेगा 70 to 85% वाला मेथड, यानी कि 70 kg से लेके 85 kg के अंदर वो बेंच प्रेस लगाएगा। रैप रेंज होंगे उसके 6 और 10 के आंकड़े के बीच में, और हर सेट के बाद उसने 5% इंक्रीमेंट करना है। यानी कि पहला सेट गया, 70 के लगाए उसने, 6 से 10 रैप, फिर उसका 5% इंक्रीमेंट करा, 70 × 5% इंक्रीमेंट, वो आ गया उसका 74 kg। इसका आया 6 से 10 रैप। फिर 5% इंक्रीमेंट 74 का 5% इंक्रीमेंट, ये आएगा 78 के 6 से 10 रैप। फिर लास्ट वाला आएगा 82 kg का 6 से लेके 10 रैप। तो दैट इज द रीजन के रैप रेंज चेंज होते रहते हैं। हमारे ट्रेनर क्या है, आंखें बंद करके हर एक को लेकर 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12। ठीक है। गॉट इट। तो ऐसा हम करते हैं कंपाउंड लिफ्टिंग को सिलेक्शन करने में। ठीक है। और आइसोलेशन मूवमेंट, जब आप सिंगल जॉइंट मूवमेंट करते हो तो वहां पे जो आपका वेट रहेगा लाइट टू मॉडरेट, यानी कि 60 to 70% ऑफ वन रैप मैक्स, इसमें रैप ज्यादा रहेंगे। गॉट इट। तो ऐसे आप अपने वर्कआउट को एक बैलेंस शेप दे सकते हो। जनरली ये 70 to 85% सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है हमारा। साथ में प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग भी थी। हमने जो ट्रेनिंग करनी होती है ना, सब मैक्स लोड हमें सिखाता है कि हमने ट्रेनिंग फटीग तक करनी होती है, फेलियर तक नहीं। जब हम सब मैक्स एफर्ट में वर्कआउट करते हैं, यानी कि हमने अपने फेलियर तक नहीं जाना होता, क्योंकि जब आप फेलियर तक जाते हो आपकी रिकवरी पुअर हो जाती है और आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, अडेप्टेशन नहीं आती उसमें, है ना। और हमारा वर्कआउट एंड्योरेंस एंड हाइपरट्रॉफी के बेहाफ पे चलता है, यानी कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी के बेहाफ पे चलता है, जिससे हमारे मसल की कंडीशनिंग जो होती है वो बेटर हो जाती है, फार बेटर। ओके। सब मैक्स लोड ने हमें सिखाया कि हमने वेट कितना सेलेक्ट करना है। रेपिटेटिव मेथड हमें सिखाता है कि हमने रेपिटेशंस कितने लगाने होते हैं, वही। ठीक है। वो आपके लोड के अकॉर्डिंगली आएगा, कि जैसे आप
लगा रहे हो हाइपरट्रॉफी के लिए, तो रैप रेंज आपके रहेंगे, जब आप दोनों को कंबाइन करते हो, है ना, दोनों को कंबाइन करते हो 70 to 85% तक जाते हो, तो ये तो हो गया आपका सब मैक्स लोड। रेपिटेटिव एफर्ट मेथड का मतलब 8 से 10 आपने रेपिटेशंस लगाए, तो दैट इज रेपिटेटिव एफर्ट। तो ये दोनों को साथ में अगर लेके आप चलते हो ना, तो इससे आपको रिजल्ट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है, आपकी जो हाइपरट्रॉफी होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्किंग करते हो फटीग तक, सब मैक्स लोड और रेपिटेटिव एफर्ट मेथड दोनों को लगा के, तो इससे आपकी मोटर यूनिट्स की रिक्रूटमेंट ज्यादा हो जाती है और आपके मसल की डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है, कंडीशनिंग ज्यादा बेटर हो जाती है इससे आपकी। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, कहते कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है, सब मैक्स या रेपिटेटिव मेथड? इसका आंसर है दोनों। जब आप दोनों को कंबाइन करते हो तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब कल से अगर आप अपना शेड्यूल बनाओगे ना, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ द वेट क्या होती है। अब आपने कई वीडियोस देखी होंगी, वहां पे कई प्रोफेशनल लिफ्टर कहते हैं 4 सेट लगाते हैं, है ना, 4 सेट होते हैं, वो कहते हैं दैट इज लास्ट टू इज माय वर्किंग सेट। जो दो वाले होते हैं वो थोड़ा सा वेट लाइट रहता है। दरअसल वो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, 70 to 85% वन रैप मैक्स वाला। जैसे मैंने बताया था ना, 70 किलो 74 किलो, अगर किसी की 100 की है बेंच प्रेस, फिर वो आ जाते हैं 80 किलो और 85 किलो। इसके लगाएंगे 6 से 8 रैप, इसके लगाएंगे 8 से 10 रैप। तभी उनके जो रैप रेंज ड्रॉप हो जाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट इतना पुअर है, हम उनकी बातें नहीं समझ पाते। हम कहते हैं ये मेरा वर्किंग सेट है, ये मेरा वार्म अप सेट है, ऐसे करते करते सारा वर्कआउट खत्म कर देते हैं। ये मेरा वर्किंग सेट है, ये मेरा वार्म अप सेट है, ये मेरा वर्किंग सेट है, ये मेरा वार्म अप सेट है। एक्चुअली वो उनके प्रिंसिपल को समझ नहीं रहे कि क्यों वो लगाते हैं, पर्पस क्या होता है उसका। तो एक्चुअली वो दो डिफरेंट ट्रेनिंग जोन्स को कंबाइन कर रहे होते हैं, एंड्योरेंस भी और हाइपरट्रॉफी भी। वर्कआउट का लॉजिक होता है, हम बिना लॉजिक समझे हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने ऊपर ही। चलो भाई, आज तेरा भाई वर्कआउट बना के देगा, है ना। मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा ही होता है। 80% ऑफ द जिम के जो ट्रेनर होते हैं आपके वर्कआउट नेट से देख के बनाते हैं बिना नॉलेज के, कुछ डिफरेंट ऐड ऑन कर देते हैं। कई बार तो जो जिम ट्रेनर फंक्शनल ट्रेनिंग देते हैं ना करने के लिए, वो उनकी खुद की फॉर्म खराब रहती है। वो उनको खुद ही नहीं बता पाते कि इस वर्कआउट में क्या करना है, कैसे मसल्स को इंगेज करना है, रिक्रूटमेंट क्या है, इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है। मोटे बंदे को जंपिंग जैक्स लगवाते रहते हैं, बॉक्स जंप लगवाते रहते हैं, है ना, हाई नीज लगवाते रहते हैं। हाई नीज मतलब उनके टेंडन और लिगामेंट की सोचो क्या बीत रही होगी। एक तो वेट ज्यादा, ऊपर से उनको हाई नीज, है ना। चलो, अब एक चीज आती है, जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, इस चीज का ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं ओवर एक्सर्शन। ओवर एक्सर्शन जब हम अपनी बॉडी को पुश करने की कोशिश करते हैं बियॉन्ड इट्स फिजिकल लिमिट, तो ये हमें फटीग देता है, इंजरी दे देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर ये आपकी प्लैंड एक्सर्शन है तो ठीक है, अगर अनप्लैंड एक्सर्शन है तो गलत है। प्लैंड एक्सर्शन मतलब मान लो आज मैंने पिरामिड सेट लगाना है, आज मैं पिरामिड सेट लगाऊंगा, मुझे पता है उसके 15-20 दिन तक मैं कोई पिरामिड सेट नहीं लगाऊंगा चेस्ट का, तो ये होती है प्लैंड एक्सर्शन। अब किसी ने ये आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल देख लिया बिना समझे कि ये भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल लगता है, आपने तो 15 दिन रेस्ट ले ली, 20 दिन रेस्ट ले ली, वो जिसने आपको कॉपी करा था वो बैक टू बैक लगा रहा है, इससे उसकी बॉडी चली जाएगी एक्सर्शन में, है ना। वो कहते हैं ना, नकल भी अकल के साथ ही मारी जाती है। हम्म। whenever you are copying something, you need to find out the protocols की कॉपी करनी कैसे है।
तो हमारे जिम लवर भी मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे ही करते हैं, नेट से वर्कआउट देख लेते हैं। प्रिंसिपल नहीं पता होता कि क्या होता है, हर एक चीज का एक प्रिंसिपल होता है, हर एक वर्कआउट के पीछे एक लॉजिक होता है और एक साइंस होती है कि क्यों वो वर्कआउट ऐसा है। ठीक है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं आपकी ओवर एग्जर्शन का? एक्सेसिव ट्रेनिंग वॉल्यूम। एक्सेसिव ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब मैनी सेट्स, बहुत ज्यादा रेपिटेशन बिना रेस्ट के। अब कई लोग जो होते हैं बाइसेप के ही 6 6 वर्कआउट लगाई जाते हैं। क्या जरूरत है बाइसेप के 6 वर्कआउट लगाने की? है ना। इंटेंसिटी, हर रोज बंदे आते हैं, उनका सिर्फ ये पर्पस होता है कि मैं ही प्रूव करूंगा कि जिम का सबसे हैवी लिफ्टर मैं ही हूं। ठीक है, आप जिम के सबसे ज्यादा हैवी लिफ्टर हो तो क्या है, इससे क्या होगा? है ना। जो लोग थोड़े टाइम के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आपको कोई इंजरी आ गई, वही जिसने अप्रिशिएट कराया वही लोग करेंगे, अरे लिफ्ट गलत करता था, चाहे किसी को पता ही ना हो इंजरी आई कैसे। देखा मैंने बहुत बार, बहुत गंदी लिफ्ट करता था वो, मैंने पहले ही बताया था इंजरी आएगी। ज्यादा हवा में उड़ रहा था ये। हाँ, ज्यादा हवा में उड़ रहा था, ले इंजरी होगी ना। तो हाई इंटेंसिटी हर बार हमने नहीं करनी होती। ठीक है। हमेशा एडिक्वेट रेस्ट करनी होती है, जिससे हमारी बॉडी ओवर एक्सर्शन में नहीं जाती। हम इससे ऑपोजिट करते हैं, हर रोज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं। हर रोज हमने अपनी 1 रैप मैक्स चेक करनी होती है। भैया हर रोज थोड़ी बढ़ती है यार वो, एटलीस्ट 6 या 8 हफ्ते का टाइम तो दो ना यार प्रोग्रेशन बढ़ने के लिए, उसके अंदर सब मैक्स लोड के अंदर वर्कआउट लगाओ। हर रोज थोड़ी बढ़ेगी, है ना। तो दैट इज द थिंग। पुअर टेक्निक, कुछ लोग आते हैं डेड लिफ्ट लगाते हैं, बैक उनकी ऐसी पतंग सी हो जाती है, ऐसी पतंग जैसी गोल, पर लगाना नहीं छोड़ते कि लिफ्ट पूरी करेंगे। है ना। फिर डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बेंच प्रेस का मेरा टारगेट है 150 किलो की लगाने का। प्रोटीन नहीं खाता मैं, किडनी खराब होती है प्रोटीन से, ये नेचुरल नहीं है, इसमें केमिकल्स होते हैं। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, मैंने जिम ढूंढा, एक 500 रुपये उसकी मेंबरशिप है, पर सर ने कहा है कि कूलर बंद करके वर्कआउट लगाओ, फैट मेल्ट हो जाती है। पसीना ज्यादा निकलेगा। तो जैसी दिखने इन्वायरमेंटल फैक्टर विल कॉज हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी ओवर एक्सर्शन में चली जाती है। गॉट इट। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ओवर एक्सर्शन के? मसल पेन, सोरनेस होनी, वो प्रलॉन्ग रहेगी। दूसरा फटीग, परसिस्टेंस फटीग रहेगी आपको। डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस सबसे बुरा एक्सपीरियंस। शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रीथ, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता रहता है वो बढ़ जाता है, हाई हार्ट रेट। ठीक है, नॉर्मल नहीं होता एक्सरसाइज से। नोजिया, वॉमिटिंग, कंटिन्यूसली आपको इंजरी इंजरी रहेगी, जैसे स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया। मेंटल सिम्टम आते रहते हैं आपके, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो दैट इज द कॉज ऑफ ओवर एक्सर्शन। है ना। एक मैंने और चीज देखी है, हम ना बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है ना बॉडी बिल्डर्स के लाइफस्टाइल से। हमें लगता है यार क्या जिंदगी जी रहा है, हम खुद को उनके जैसा अज्यूम करने लग जाते हैं। है ना। वो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर है, आप प्रोफेशनली ट्रेनर हो। बॉडी बिल्डिंग उनका प्रोफेशन है, ट्रेनिंग आपका प्रोफेशन है। डिफरेंस है ना। वो उनको कोई काम नहीं है, वही उनका काम है। उठो, ट्रेनिंग करो, खाओ, घर आके सो जाओ, फिर उठो, ट्रेनिंग करो, खाओ, सो जाओ। आपका शेड्यूल क्या है? 5 बजे उठो, जिम जाओ, ट्रेनिंग दो, घर आओ, खाना बनाओ, सो जाओ, फिर शाम को जाओ। रेस्ट का टाइम कब मिलता है? रिकवरी का टाइम आपको कब मिलता है ना। प्रोफेशन प्रोफेशन में फर्क है आपके। उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, आपके पास
इमेजिन सिर्फ इतना करो कि मेरी बॉडी फिट रहे और मैं वाकई ट्रेनर दिखूं, है ना। ओके, हमने प्रिवेंशन करना है ओवर एक्सर्शन को कैसे। हमेशा प्रोग्रेशन ग्रेजुअली करो, बॉडी की सुनो, वार्म अप एंड कूल डाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट रहो, जितना हाइड्रेट रहोगे उतना बेटर है। रेस्ट एंड रिकवरी जरूरी है। अगर आपको लगे कि 5 दिन आपने लगातार वर्कआउट लगाया, आपकी बॉडी एक्सर्शन में ले जा रही है, तो टेक अ रेस्ट। या आप वर्कआउट के इन बिटवीन रेस्ट ले सकते हो। कई लोग रेस्ट नहीं लेते। पूछो रेस्ट क्यों नहीं लिया, सर ने कहा था 60 सेकंड से ज्यादा रेस्ट नहीं लेनी। अरे सर ने तो ये आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट थोड़ी मॉनिटर करी थी, उसको आपकी कार्डियक फिटनेस का थोड़ी पता था कि वो आपकी हार्ट रेट नॉर्मल 1 मिनट में आ रही है या नहीं, 2 मिनट में आपकी 40 BPM जो है वो ड्रॉप हो रही है हार्ट रेट के नहीं। ट्रेनर भी तभी बताएगा जब ट्रेनर को पता होगा कि 1 मिनट में 20 BPM आपकी हार्ट रेट नीचे आनी चाहिए, अगर आप में कार्डियक फिटनेस बढ़िया है। समझ रहे हो। प्रॉपर टेक्निक का यूज करो, क्योंकि मसल हमेशा टाइम अंडर टेंशन ग्रो करेगा एग्जैक्ट वेट के साथ। मसल को नहीं पता होता कि आप वेट कितना उठा रहे हो। समझ रहे हो। जी। ये किसको पता होता है कि हम वेट कितना उठा रहे हैं। ये सिर्फ हमें पता होता है। मसल को सिर्फ एक ही परिभाषा समझ आती है, वो है कि आपके मसल के ऊपर स्ट्रेन कितना आ रहा है। दैट्स इट, दिस इज दी ओनली एंड ओनली डेफिनेशन मसल नोज। ठीक है। कभी यार टेक्निक बेस्ड ट्रेनिंग भी करके देख लिया करो, क्या पता अच्छा लगे। कम एफर्ट में से ज्यादा आपको रिजल्ट मिल जाए, है ना। मजदूरी करना हर बार सही थोड़ी रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आलसी बनो, बट द थिंग इज यू नीड टू फाइंड आउट द राइट प्रोटोकॉल्स फॉर योर राइट वर्कआउट। प्रोटोकॉल सही होने चाहिए आपके, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट। डायनामिक एफर्ट मेथड, ये बना है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। या तो वो फील्ड गेम खेल रहा है, या वो पावर लिफ्टिंग कर रहा है। ठीक है। डायनामिक एफर्ट मेथड से क्या होता है, हमारी रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ जाती है। क्या आपको पता है हमारा मसल फोर्स कैसे प्रोड्यूस करता है। उस दिन शायद मैंने मसल फाइबर का चैप्टर आपको कराया था, क्रॉस ब्रिज थ्योरी बताई होगी उस दिन मैंने आपको। चैप्टर नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। सर तो करवाया नहीं, वो करवाना था आपने बोला था। ओ, चलो। हम्म। जब हमारा मसल शॉर्टन होता है ना, वो फोर्स प्रोड्यूस करता है इलोंगेट होके। शॉर्टन होते टाइम वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है एनर्जी। उसको कहते हैं हम अरोमाटाइजेशन फेज। ठीक है। जितना हमारा मसल शॉर्टन होके क्विकली इलोंगेट होगा, उतना हमारा बॉडी का रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ा होगा। मैंने गुरशरण को कल भी बताया था इनडायरेक्टली, जब वो मसल्स की बात कर रहे थे कि बड़े मसल्स, तो मैंने कल यस सर। गुरशरण को कहा कि बात मसल्स की नहीं है, मसल पावर कितनी जनरेट कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
पावर कैसे बढ़ती है आपके डायनामिक एफर्ट मेथड से। इसमें हमने क्या करना है, हमने टिपिकली अराउंड 40 to 60% ऑफ 1 रैप मैक्स वेट उठाना है। फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ मूवमेंट के ऊपर। हमने लोड को मूव करना है जितना फास्ट पॉसिबल है उतना ज्यादा। इससे हमारे मसल का रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। कभी किसी स्पोर्ट्समैन को क्लीन एंड जर्क लगाते देखा है, हैंग क्लीन हम्म, लगाते हाँ। देखा जी। है ना। हम्म, वो इसी वजह से लगाते हैं ताकि उनका स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल जो हो जाए वो फास्ट हो जाए। जितना स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल फास्ट होगा, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। यहाँ पे वर्कआउट करने का तरीका डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो टेम्पो रहता है वो रहता है 0:1:4, यानी कि कंसेंट्रिक फेस जितना फास्ट पॉसिबल है उतना फास्ट हमने लिफ्ट करना है। फिर उसके बाद कंट्रोल नेगेटिव। ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है और इसके जो सेट रहते हैं वो 6 से 12 तक रहते हैं, रेपिटेशन 2 से 3 तक। हमने यहाँ पे फटीग को अवॉइड करना होता है। रेस्ट पीरियड जो हमारा रहेगा 30 to 90 सेकेंड रहेगा। और इसमें से एक्सरसाइज कौन कौन सी होंगी जहाँ पे फुल बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो, ताकि हमारी पावर जनरेट ज्यादा हो सके, जैसे स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, है ना। प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस हो गए, जैसे कि जी आपका बॉक्स जंप हो गया। स्पोर्ट्स के अंदर आ जाता है मेडिसिन बॉल थ्रो। ये हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के लिए हमारे पास एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड स्पोर्ट्स कंडीशनिंग। ठीक है। ये तो डायनामिक एफर्ट मेथड सिर्फ उस चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जी डायनामिक इसमें तो बेसिक चीजें बताई हैं, जैसे डिफरेंट ट्रेनिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स हो गए ना आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जी। सब मैक्स लोड हो गया, रेपिटेटिव मेथड हो गया, डायनामिक एफर्ट मेथड हो गया। तो वो अपने आप में ही पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग है, वो सारे का सारा कोर्स। ठीक है। बेनिफिट क्या रहता है आपको डायनामिक एफर्ट मेथड का, इससे क्या होता है, आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब हम वेट को क्विकली मूव करते हैं, है ना। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ जाता है, मसल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा, ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, और हमारी पावर आउटपुट बढ़ जाती है। हमारी पावर आउटपुट बढ़ जाती है और हम इसको सारी की सारी ट्रेनिंग को अपनी गेम में ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए बेस्ट। जैसे विराट कोहली है, उसके जैसे जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है दैट इज डिफरेंट, है ना। बेनिफिट किस में मिलता है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको, सबसे पहले तो हमने अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज यूज करने हैं, जैसे कि स्क्वाड हो गया, बेंच प्रेस हो गई, डेड लिफ्ट हो गई, ओलंपिक लिफ्ट्स हो गई, क्लीन हो गया, स्नैच हो गया। इसकी वेरिएशंस आप यूज कर सकते हो। आप बैंड्स और चेन्स को यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस को एक्सटर्नली बढ़ाने के लिए। फिर आप अपनी स्पीड को मॉनिटर कर सकते हो एक्सेलरोमीटर या टेंडो यूनिट्स के साथ, और आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर इनको डाल सकते हो, है ना। तो वीकली प्रोग्राम में आप इनको इंक्लूड कर सकते हो कि जी आपके डायनामिक एफर्ट मेथड आपके लिए हेल्पफुल हो जाए और इफेक्टिव रहे आपके लिए। बेनिफिशियल कैसे कैसे हो सकते हैं, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी इससे, आप अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को बैलेंस कर सकते हो, और बीइंग एन एथलीट ये आपके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को इफेक्टिवनेस देगी बाय एडिंग वर्सेटैलिटी। वर्सेटाइल वर्कआउट होगा आपके पास, तो बॉडी को नए चैलेंजेस मिलेंगे, तो जिससे आपकी ओवरऑल स्पीड और पावर जो होगी वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए फिर आते हैं मसल फाइबर के चेंजेस के ऊपर। आपने दो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी,
हाइपरट्रॉफी तो सुनी होगी, क्या कोई बता सकता है कि अट्रोपी क्या होती है? अट्रोपी, हाइपरट्रॉफी तो होता है जी हमारा जो मसल फाइबर है उसका साइज बढ़ रहा है। अट्रोपी क्या होता है? अट्रोपी का मतलब होता है कि जो हमारा मसल फाइबर का साइज हो रहा है वो ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है? ताकि हम अपनी ट्रेनिंग नहीं करते, हम अपनी जब ट्रेनिंग नहीं करते, मसल्स को स्टिमुलेट नहीं करते, तो हमारे मसल्स के अंदर अट्रोपी आ जाती है। ठीक है, अट्रोपी। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो मसल में हाइपरट्रॉफी आती है दो तरीके की वजह से। एक तो आप एक्सटर्नली लोड उस पर डाल रहे हो, दूसरा आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो वो आपके मसल के ऊपर मैकेनिकल टेंशन, मसल डैमेज और मेटाबॉलिक स्ट्रेस देता है। मैकेनिकल टेंशन कैसे मिलती है? जब आप सिलेक्शन ऑफ दी वेट करते हो, जितना एक्सटर्नल लोड अप्रोप्रिएट उठाओगे उतना मसल के ऊपर मैकेनिकल टेंशन आएगी। फिर आ जाता है मसल डैमेज। जब आप हर रोज वर्कआउट करते हो, इंटेंसिटी और वॉल्यूम को इन्वॉल्व करते हो, इसमें क्या आ जाते हैं, मसल्स के अंदर एक माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं। फिर जब वो माइक्रो टीयर्स रिपेयर होते हैं तो इससे क्या होता है, मसल फाइबर का साइज गिर जाता है। फिर आ जाता है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। जब आप वर्कआउट लगाते हो लैक्टिक एसिड बनता है आपकी बॉडी में से। लैक्टिक एसिड जब बढ़ता है तो हमारे हार्मोनल रिस्पॉन्सेज बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छी रखते हो तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है और हमारी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हमारे हाइपरट्रॉफी टाइप 1 मसल फाइबर और टाइप 2 मसल फाइबर में भी हो जाती है। टाइप 2 मसल फाइबर की हाइपरट्रॉफी ज्यादा विजिबल होती है क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा होता है टाइप 1 मसल फाइबर के कंपैरेटिवली, है ना। तभी एक स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो लीन रहते हैं, एक बॉडी बिल्डर जो रहते हैं वो बल्कड अप रहते हैं, पावर लिफ्टर तो सबसे बल्कड अप रहते हैं, है ना। आपने वो एक बार वो देखा था वो, पता नहीं मुझे याद नहीं ईयर कौन सा था मिस्टर ओलंपिया का, मेरे ख्याल से फिल ही तो जीता था तब, और उसको अवार्ड देने के लिए स्टेज पे आया था ब्रायन शॉ। वो यूट्यूब पे देखना। जब हम्म। ब्रायन शॉ पावर लिफ्टर है वो, जब ब्रायन शॉ एंटर कर रहा था तो फिल ही जो था मिस्टर ओलंपिया बना, वो बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था उसके सामने। वो वीडियो चेक करना। हाँ देखा सर। इंस्टा देखिए, पे देखा है। हाँ देखा देखा देखा। देखा ना। हम्म। साइज। अब आ जाते हैं अट्रोपी की क्या वजह हो सकती है। अट्रोपी का मतलब होता है जी आपका मसल फाइबर का साइज गिर रहा है। मसल फाइबर का साइज क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप फिजिकल इनएक्टिव थे। आप फिजिकल इनएक्टिव क्यों थे? या तो आप लॉन्ग बेड रेस्ट पे थे, या कुछ बंदे होते हैं जो एज्ड हो जाते हैं, सार्कोपीनिया उनको हिट करता है जिसकी वजह से हार्मोनल लेवल उनके ड्रॉप आ जाते हैं, है ना। फिर आ जाती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कई बंदे जो होते हैं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन वगैरह नहीं लेते जिनकी वजह से उनको ये चीजें आ जाती हैं, बट ये कंडीशन इज रिवर्सिबल। अगर कोई बंदा अट्रोपी में आ जाए तो जैसे ही वो वर्कआउट कंटिन्यूसली करना शुरू करेगा तो इट विल कंटिन्यूइंग हिज हाइपरट्रॉफी। ठीक है। जी। चलिए, बाकी ये कल करेंगे। चलो उसको खत्म ही कर लेते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके मसल फाइबर के साइज को चेंज करते हैं? सबसे पहला, आपने साइज को कितना बढ़ाना है, कितना रखना है, ये आपका ट्रेनिंग टाइप बताएगा कि आप स्ट्रेंथ और पावर ट्रेनिंग करते हो या आप सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो। अगर आप स्ट्रेंथ एंड पावर ट्रेनिंग करते हो तो टाइप 2 मसल फाइबर ग्रो ज्यादा करेगा, वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करोगे तो टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा डोमिनेट करेगा, और टाइप 1 मसल फाइबर लीनिंग देता है आपको। फिर आ जाता है आपका प्रोटीन इंटेक कितना रख रहे हो, या कैलोरी सरप्लस पे जा रहे हो, या आपके हार्मोनल फैक्टर क्या है
क्या आपके टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन आईजीएफ अपने सही काम कर रहे हैं, कॉर्टिसोल लेवल आपका कंट्रोल में है कि नहीं। फिर आ जाते हैं कुछ लोग जेनेटिकली टाइप 2 मसल फाइबर को लेके ज्यादा पैदा होते हैं, प्री डिस्पोजिशन ज्यादा होती है टाइप 2 मसल फाइबर की, अर्थात फास्ट ट्विच मसल फाइबर। जिनके पास फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो जेनेटिकली ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। और ये मसल फाइबर सिर्फ उन बंदों के लिए होता है जिनका बॉडी टाइप मेसोमॉर्फ रहता है, ना ही एक्टोमॉर्फ वाला बंदा, ना ही एंडोमॉर्फ वाला बंदा। ठीक है। फिर कंक्लूजन इसका ये कहता है कि मसल फाइबर का साइज कम या ज्यादा होना किस चीज पे डिपेंड करता है। वो है आपका न्यूट्रिशन स्टेटस, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपका पर्टिकुलरली मसल फाइबर को अंगेज करना कि कौन से मसल फाइबर को आप अंगेज कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है। तो कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मसल फाइबर टाइप एंड ट्रांजिशन, कि मसल फाइबर आपका कैसे ट्रांजिशन में आ जाता है। ठीक है। कल हम